नंबर 12 है, ध्यान देंगे। एक्सरसाइज नंबर है 2.4, क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, देखो मैं फिर से आपसे कहूंगी, बार बार रिवाइज कर। जो बच्चे नए 9th में आए हैं वो इन 6 बच्चों से सबक लें और इनसे पूछें। ठीक है, इनसे पूछें कि पूछे इन द सेंस कोर्स नहीं पूछना है, इनके पिछले साल का एक्सपीरियंस पूछें और ये तुम्हें बता देंगे कि इतना भी आसान नहीं है जितना आसान तुमने समझ रखा है। चुपचाप आके बैठ जाओ, बिना बातचीत के, बिना इधर उधर इफ एंड बट के। जब क्लास चल रही होती है तो मे आई कम इन भी नहीं पूछना चाहिए, चुपचाप आके बैठ जाओ जी। ठीक है, पूछने का मतलब डिस्टर्बेंस होता है। आपको दिख रहा है मैम पढ़ा रही तो चुपचाप हल्के से अंदर आओ और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। बात समझ आ रही है? तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग इन बच्चों से थोड़ा पूछो समझो। ठीक है, मजे में मतलब। और सबसे बड़ा फॉल्ट होता है हम शुरू से रिवीजन नहीं करते। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैंने आपको क्लासेस भी रिकॉर्ड करके दी, आप इन 40 दिन की छुट्टियों में वो सारा रिवाइज करिए, बार 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 बार। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, दुनिया का कोई ट्यूटर आ जाए, दुनिया का कोई टीचर आ जाए, वो आपको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाई खुद से होती है। टीचर या ट्यूटर सिर्फ आपको गाइड करता है, वो आपकी जगह आपकी कॉपी नहीं लिख सकता। वो आपको बहुत अच्छे ढंग से बस समझा सकता है, लेकिन बात फिर घूम के वहीं आ जाती है। मैं तो आपको समझाना चाह रही हूँ, लेकिन सामने आपकी समझने की इच्छा ही नहीं है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली तो कैसे समझोगे? मैं तुम्हें कोई कहानी सुना रही हूँ, तुम्हारा मन ही नहीं है सुनने के लिए, तो तुम्हारा तो तुम बैठे जरूर हो मेरे आगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम मेरे वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो कौन तुम्हें समझा सकता है? तो सेल्फ स्टडी इज बहुत ही कंपलसरी है। जब आप खुद से इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो आप गजब का चेंज अपने अंदर देखेंगे। आपको लगेगा अरे कल तक तो ये मुझे समझ ही नहीं आता था, जैसे ही मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो हमें अपना इंटरेस्ट खुद डेवलप करना होता है किसी भी सब्जेक्ट में। भाग के कुछ नहीं होगा। मैंने आपको फिर बता दिया, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात हो रही थी कि 10th का बोर्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है कि 10th का बोर्ड खत्म हो जाए। सब्जेक्ट कुछ चेंज होंगे, ऐसा भी अभी कुछ नहीं आया कि आपको मैथ्स छोड़ने की अभी परमिशन मिल जाए। तो 10th तक तो हमें मैथ्स पढ़नी ही है, चाहे हम हंस के पढ़ें, चाहे रो के पढ़ें, चाहे कम समझ में आए, चाहे ज़्यादा। तो जो चीज़ हमें पढ़नी ही है उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए। कम से कम इतना कि आपको क्लास रिपीट करने की नौबत नहीं आए। ठीक है, 2 क्लास अगर आप पार कर जाएंगे 9, 10, तो फिर आपको चॉइस मिल जाएगी 11 से। अगर आपको नहीं मैथ समझ में आती या कम आती है, आपका इंटरेस्ट नहीं, तो 11 से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 तक तो पढ़नी है ना, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन है वेरीफाई। ये भी कल मैंने वेरीफाई वाला जो क्वेश्चन आपको एक और कराया था, उसे मैंने बताया था कि फॉर्मूला वेरीफाई करने का मतलब होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। तो ये जो इसमें दिया है ये भी एक फॉर्मूला ही है। मैंने क्या आपको ये फॉर्मूला बताया था, बताइए। x² + y² + z² माइनस 3xyz इज इक्वल टू, प्रूव करना है वो क्या है, वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो यही है। क्वेश्चन क्या है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, और ये वाली साइड उसकी चेंज है। साइड क्या है यहाँ पे 1/2, ये छपा नहीं है तो 1/2 लिख लो, 1/2 है यहाँ पे। इस बुक में मिसप्रिंट है, 1 दिख रहा है, उसके नीचे 2 भी होगा। x + y + z, और इधर है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। ये इसके बराबर कब प्रूव होगा, जब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो फॉर्मूले से पता ही है कि ये इसके बराबर होता है। तो अगर इस साइड को सॉल्व करने से यही चीज आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि हाँ ये दोनों साइड बराबर है और फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब मुझे इस साइड को तो हाथ भी नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ वो वाली साइड सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमें कौन सी साइड सॉल्व करनी है, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो पोर्शन है इसमें भी कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए। भाई x + y + z लिखा है, इसको हम और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1/2, क्या हुआ किंजल, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। यहाँ देखो, अब इसमें हम कर सकते हैं, ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसमें आप a - b होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो 3 है, हम तीनों को अलग अलग खोल लेंगे। ये हो जाएगा x² + y² माइनस 2xy, क्योंकि माइनस वाला खोल रहे हैं, ये वाला प्लस तो आएगा ही, पर ये वाले का ये माइनस आएगा।
यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड 2yz, और इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस, ये चेयर यहाँ से हटाई दो, उधर कर दो, जैसे मुझे उलझन सी लग रही है, इसके बगल में हाँ बस। ठीक है, एक्स तुम्हें दिख तो रहा है ना सबको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो स्क्वायर वाली टर्म है वो सारी पॉजिटिव है ना। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, वाई स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, और जेड स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और बाकी वाली जो टर्म्स है वो भी उसमें भी 2 है, तो 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब इस सब में 2 है कि नहीं है, इस 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये कर दिया, तो ये बचा, बस यही तो लाना था कि नहीं, आ गया ये। जब ये आ गया तो बस हो गया वेरीफाई। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि बस हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें खोल देने हैं, सब में से 2 कॉमन ले लेना है, कॉमन लेके बाहर उस 2 को इस 1/2 से कैंसिल कर देना है, और जो फिर बाकी बचेगा वो यही बचेगा, और जब ये बचेगा तो ये इसी के बराबर होता है। लास्ट में इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, एंड लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, घर में आराम से कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत टाइम लग गया, लगता भी है इसमें सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एक्चुअली, सारे क्वेश्चन अलग अलग ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, तो एक को बता के ये नहीं कह सकते कि बाकी तुम कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो 13 क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे के कुछ 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से तो एक फेवरेट ही है पूछने के लिए, एक ना एक क्वेश्चन 3 नंबर में 4 नंबर में आता है इसका। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपको क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब, ये भी मिसप्रिंट है इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ इधर देखना है, सब में कुछ नहीं लिखना है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो देन ये प्रूव करिए, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। जिसकी भी बुक मेरे पास है, इस बुक में बहुत मिसप्रिंटिंग है, छपा नहीं है, उसको पूरा कर लेना। ठीक है, अब हमें इसके लिए ये देख के हमें पता तो चल जाएगा कि ये वाला बस एक ही फॉर्मूला होता है। जितने फॉर्मूले हमें इस बुक में बताए हैं इस चैप्टर में, उसमें ये इस टाइप का तो एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, बोलिए मेरे साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। यही फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कह रहा है कि आप लिखना गिवन, ये गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, 0 है, ऐसा तो इसने खुद ही कहा है। जब ये 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, भाई ये तो 0 है कह रहा है ये, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे यही उतारेंगे यहाँ से, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली साइड x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 के बराबर आ गई। जब ये 0 के बराबर आ गई तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही आपको प्रूव करना। समझ आ गया, कुछ नहीं करना, इसकी जगह 0 लगा देना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी जगह 0 लगाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी 0 हो जाता है। जब ये 0 हो गया तो दिस इज इक्वल टू 0, और जब ये 0 हो गया तो ये नेगेटिव को उधर साइड ले जाएंगे तो ये चीज आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मैंने पहले ही आपको बताया फॉर्मूला इज द की ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगला देखो, और ये जो 14th क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन पर बेस्ड। 14 क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? 13। अभी हमने पढ़ा, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
अभी अभी हमने पढ़ा कि इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए और अगर हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना हो तो वो 3xyz के बराबर हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ऐसा तब होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाए 0। अब हमें क्वेश्चन दिया है -12 का होल क्यूब, क्या दिया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ये हमको निकालना है। अगर हमें ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो हम क्या करते, इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते, तीनों को ऐड करते, आंसर तो तब भी आ जाता। लेकिन यहाँ ये आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ इसने आपको ये फॉर्मूला सिखा दिया है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। x क्या है 12, y क्या है 7 और z क्या है 5। तीनों को प्लस करके देख लेते हैं। ये प्लस का 12 बनेगा, ये कट गया 0, बड़े मजे आ गए भाई। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो फिर ये कैसे निकल जाता है 3xyz करके, कैसे निकल जाता है ये, जो ये करके आएगा वही 3xyz करके भी आएगा। तो इसका मतलब 3xyz निकाल लेंगे, यानी 3x है -12, y है 7 और z क्या है 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, मतलब हमें क्यूब नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, क्यूब नहीं करने पड़ेंगे, खाली क्या निकाल देंगे 3xyz। तो जो 3xyz करके आंसर आएगा वही क्यूब करके भी आंसर आएगा। लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो गई। कहाँ तो हम इसका क्यूब करते फिर इसका क्यूब करते, फिर आप कहोगे आप क्यों हो गई मैम, इसमें कम लग रही थी। ये आपको इसलिए लग रहा है छोटे नंबर है, जहाँ छोटे नंबर है वहां तो क्यूब करना आसान है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े नंबर होंगे वहां क्यूब करने में टाइम लगेगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को प्लस करके 0 हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3xyz, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, एक मैंने बता दिया, अगला आप कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन शर्त क्या ध्यान रहेगी, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये वही अप्लाई होगा जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके क्या आ रहा हो 0, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड था, क्वेश्चन 13 किस पर बेस्ड था 13। अब देखो 15th क्वेश्चन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका एरिया नीचे दिया है। ये कह रहा है जो नीचे इक्वेशन दी है ना, क्या इक्वेशन दी है 25a स्क्वायर -35a इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है ये एक रेक्टेंगल के एरिया को दिखा रही है। किसको दिखा रही है, तो यानी कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होगी भाई। अगर ये एरिया को दिखा रही है और रेक्टेंगल के एरिया को दिखा रही है इक्वेशन, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके फैक्टर करके 2 फैक्टर ऐसे ले आए तो उनमें से एक लेंथ होगी और एक क्या होगी ब्रेथ। और इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग। किससे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में पहले 25 और 12 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 37, मल्टीप्लाई 25 और 12 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 300। अब आपको 300 के 2 ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनको सम करके 35 आए। क्या होंगे 20 और 50, 20 और 50 टू जा 30, ठीक है, 300 हो गया और दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 35, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि 300 जो बन रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो तो प्लस का बन रहा है और 35 जो बन रहा है वो माइनस का बन रहा है। तो यानी हमें दोनों ही क्या लेने पड़ेंगे माइनस, क्योंकि दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 300 बन जाएगा और दोनों माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 35 भी बन जाएगा। तो यानी कि जो मैंने ये 2 फैक्टर अपने सोचे, इनको दोनों को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, माइनस। किस में लिखना पड़ेगा, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगी 5 और a, तो यहाँ से 5 जा और a, और यहाँ से a तो बाहर आ गया 4 जा, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लूंगी मैं, अंदर सेम ही बनना चाहिए तो 3 कॉमन आएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, a ऐसे रहा और इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3 4। इसमें ध्यान यही देना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब हमने गड़बड़ लिखा है, प्लस माइनस की गड़बड़। अब पूरा ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5a, यहाँ से बचेगा 3। अब 2 फैक्टर आ गए, ये l इंटू बी टाइप आ गया, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा लेंथ और ये क्या हो जाएगा ब्रेथ। कोई भी एक लेंथ कोई भी एक ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
तुम नीचे देखते रहते हो पढ़ाई के समय या बोर्ड पे देखना होता है? यहां देखो और तुम्हारे हाथ में 24 घंटे पेन रह रहा है। अगर देख लोगे समझ लोगे ना तो अपने आप ही कर लोगे, किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई? सेकंड वाला आप खुद फैक्टराइज करेंगे, इसका कर लेंगे ना? पीछे आ जाइए 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, लास्ट क्वेश्चन। 16 तो इसमें क्वेश्चन है, फिर एक एक क्वेश्चन के इतने पार्ट हैं, ठीक है? 16 तो क्वेश्चन ही थे और एक क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स भी, और इसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। जैसे पीछे आपको दिया था कि जो इक्वेशन दी है वो किसी रेक्टेंगल के एरिया की इक्वेशन है, तो उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर आ रहे थे, एक लेंथ हो जा रहा था और एक। ऐसे ही जो इक्वेशन नीचे दी है ये कह रहा है ये किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन को दिखा रहा है, मतलब क्यूबॉइड का ये क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर आएंगे, तो एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट। तो इसके हमें कितने फैक्टर निकालने पड़ेंगे? 3। तो ये है 3x² माइनस। देखो अब आप कहेंगे ये तो छोटा सा है, इसके कैसे आएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 कॉमन लिया, तो यहां पर बचा क्या बचा? 3 के साथ x भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 4। तो 3 चीज आ रही है ना, 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो एक क्या हो गई? लेंथ, एक क्या हो गई? ब्रेथ, एक क्या हो गई? हाइट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले को आप फैक्टराइज कर लेंगे ना? सेकंड वाले को भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो ऐसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे कर लेंगे, पहले तो आप k ही कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 12y², बोलो, प्लस 8y 20। ये तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो अब ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितने फैक्टर आएंगे? 2 आएंगे ना, 2, जैसे मैंने ऊपर करा था पिछले क्वेश्चन में। तो 2 यहाँ से आ जाएंगे, एक k हो गया तो एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक। समझ में आ गया? इसको किससे फैक्टराइज करेंगे? मिड टर्म 12 2 जा। इस पूरी इक्वेशन को अभी आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6y² माइनस प्लस 4y माइनस 2 से क्या 4 से डिवाइड हो गया 3y² प्लस 2y माइनस 5। इसके कर लेंगे 5 3 जा 15 के 2 ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 2 हो। 5 3 जा 15 ही हुआ भाई, 5 3 जा 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, बस इससे 2 फैक्टर आ जाएंगे और एक k हो गया। ठीक है, समझ में? नहीं, यहाँ पे से 4 कॉमन भी तो लिया आपने, 4 भी तो बाहर है ना, 4 के। ठीक है, आ गया? तो ये मैं मान के चलूँ कि एक्सरसाइज आपको आ गई। और आपकी कॉपी लास्ट कब चेक हुई थी? पीरियड का टाइम भी हो गया। कॉपी लास्ट कब चेक हुई थी? चलिए कोई नहीं, यहाँ सुनिए मेरी बात, आज आप काम कर लेंगे, कल आपकी कॉपी चेक होगी सभी की। कल 10th की हुई थी, 10th की तीसरी बार कॉपी चेक हो गई, 2-3 बार हो गई उनकी। ठीक है, कल भी उनकी कॉपी चेक हुई थी, आज मैं 6 की करूँगी, मैंने आज 6 की कॉपी मंगाई है, कल आपकी कॉपी चेक होगी। अभी डेट नहीं आई है, वो सिर्फ शेड्यूल जो आया था अभी फ़िलहाल के लिए वो सिर्फ बोर्ड क्लासेस का था। ठीक है, शायद 11th का भी था आई थिंक, या फिर 12th है 12th भी, और 10th है 10th भी का था वो। ठीक है, बोर्ड क्लासेस के लिए था, और अब तुम लोगों की होगी। तो तुम ये इस चैप्टर तक, सेकंड चैप्टर आज खत्म भी हो गया, घर जाके इसको कर लेना। जिसका पिछला छूटा है, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि आपका पिछला क्यों छूटा है, ये मेरे पास तक तो ये बात आनी नहीं चाहिए कि मैम हमने नहीं किया, या हम, कोई एक्सक्यूज़ मत देना मुझे। ठीक है, क्योंकि पढ़ा मैं रही हूँ, क्लासेस में भेज रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ कॉपी चेक कर रही हूँ कि कल का काम मैंने आपको दिया और आज कॉपी मंगा ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉपी हफ्ते में 1 या 2 बार होती है चेक, तो उसमें आपका काम होना चाहिए। आज आप एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक काम कर लेंगे, और कल 2 चैप्टर मुझे कॉपी में चाहिए, और अच्छी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी इंडेक्स भरी हुई होनी चाहिए। एक बात और गौर करिएगा, पिछली बार जब आपकी कॉपी चेक हुई, हो चुकी ना एक बार चेक, आपकी कॉपी जब चेक हुई तो मैंने कई जगह नोट लगाए होंगे आपकी कॉपी में, कई बच्चों की कॉपी में लगाए भी होंगे, कई में नहीं लगाए होंगे। मैंने जो भी नोट लगाया है आपकी कॉपी में, अगले बार जब कल मैं कॉपी चेक करूँगी तो वो काम किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने नोट लगाया कि कंप्लीट योर वर्क या कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, और पता चला कि वो काम आगे हुआ ही नहीं है, या किसी क्वेश्चन में आपने गलती की है, मैंने लिखा है इसको डू इट अगेन या कंप्लीट इट, और वो नहीं हुआ तो मैं बहुत मारूंगी। इंडेक्स में अगर मैंने लिखा है फिल इंडेक्स, और कल फिर मुझे फिल इंडेक्स लिखना पड़ा तो समझ लेना
फिर मैं कॉपी वहाँ से नहीं भेजूंगी, यहाँ अपने हाथ से कॉपी दूंगी एक एक करके और पिटाई और करूँगी। तो इसलिए काम को अच्छे से धैर्य से, बड़े बच्चे हो गए, क्लास 9 के बच्चे, आप 8th के नहीं रहे आप, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में आ गए हो सेकेंडरी से, तो काम भी उसी लेवल का होना चाहिए।